एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो राजन सीरीज़ और पवन सीरीज़ हैं, इनके सभी सब्जेक्ट के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करा रही थी, जिनमें से मैंने विज्ञान के यानी साइंस के और मैंने हिंदी के और मैथ्स के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करा दिया है। और आज मैं आपको जो आपका पहला पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में, मैं आपको महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कराने वाली हूँ। ये चैप्टर वाइज सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगी। तो ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, चलिए उनको देखते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियोस और डीएलएड से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, स्क्रीन पर पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका पहले पेपर का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का। पहला प्रश्न है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है, यह कथन किसका है? और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा यानी जो आपका पहला पेपर है, इससे आपके टेट सीटेट में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आपने ये अच्छे से बुक पढ़ ली है तो आपके टेट सीटेट में भी आपका इसका बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न यानी किस राइटर ने क्या लिखा है, किसने क्या परिभाषा दी है, इसी तरीके के प्रश्न आपके और इसी मतलब इसमें जितने भी चैप्टर हैं इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं ये आपके टेट सीटेड में भी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो पहला प्रश्न है आपका, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है, यह कथन किसका है? यानी कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा, यहाँ पर जो हमारे प्लेटो जी थे, इनका कहना था कि अज्ञानी यानी ज्ञान न होने से अच्छा ये है कि व्यक्ति जन्म ही ना ले, ठीक है? उनका कहना था कि व्यक्ति अगर जानवरों की तरह जिंदगी जीना चाहता है तो इससे अच्छा है कि वो जन्म ही ना ले। जब तक उसको ज्ञान ना हो, उसका व्यवहार में कोई परिवर्तन ना हो, उसको बोलना ना आता हो, उसको कुछ करना ही ना आता हो, तो इससे अच्छा है कि वो जन्म ही ना ले। तो ये किसका कहना था? ये प्लेटो का कहना था। नेक्स्ट है, महर्षि वेद व्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा? तो महर्षि वेद व्यास जी ने शिक्षा के विषय में क्या कहा था? उन्होंने कहा कि ज्ञान यानी जो शिक्षा है ये जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति में जब भी ज्ञान होता है, जब वो शिक्षा प्राप्त करता है, तो शिक्षा क्या होती है? वो जीवन में केवल सही रास्ता ही नहीं दिखाती है, बल्कि वो क्या करती है? बल्कि व्यक्ति को बोलना, बातचीत करना, चलना, उसके व्यवहार में परिवर्तन भी सिखाता है। आपने देखा होगा कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होता है? उनके बोलने का तरीका, उनके व्यवहार में परिवर्तन, उनका चलने का तरीका एकदम अलग होता है, ठीक है? उनके बैठने का तरीका एकदम अलग होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि वो अलग दुनिया से आए, अलग दुनिया से नहीं आए होते हैं, लेकिन शिक्षा का मतलब यही नहीं होता कि जीवन में आप सीधे ही रास्ते पर बस चलते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके क्या करती, शिक्षा क्या करती? आपके चरित्र का निर्माण करती है, ठीक है? नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 है आपका, शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? यानी शिक्षा शास्त्री जो टी रेमंड हैं, इनके अनुसार शिक्षा क्या है? तो शिक्षा विकास का वह क्रम है, यानी वो क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता रहता है। यानी बाल्यावस्था से लेकर परिपक्वतावस्था तक, यानी जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलता रहता है, जिसमें मनुष्य आपको आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है, ठीक है? नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? यानी शिक्षा का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो उद्देश्य एवं पूर्वदर्शित लक्ष्य जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है, उसे ही हम शिक्षा कहते हैं। जैसे कि अभी आपने ऊपर प्लेटो के बारे में पढ़ा था, उन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा क्या होती है? ये क्या होती है? ये केवल व्यक्ति को जीना ही नहीं सिखाती, उसको सीधी राह ही नहीं सिखाती, बल्कि उसके व्यवहार, उसके रहन सहन और उसके चलने के तरीके को भी दर्शाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपका कथन है, बहुत पूछा जाता है टेट का। तो ये क्या बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए फेवरेट क्वेश्चन है
कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। डीएलएड में बहुत बार पूछा गया है, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये किसका कथन है? ये अरस्तु का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, यह कथन किसका है? तो ये शेक्सपियर ने कहा था। शेक्सपियर जो थे, शेक्सपियर साहब, इन्होंने क्या कहा था कि ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। बिना ज्ञान के आप स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते। स्वर्ग का मतलब ये नहीं कि आप जन्नत जा रहे हो, स्वर्ग का मतलब ये है कि आप दुनिया के सुखों को तभी प्राप्त कर सकते हो जब आप एक ज्ञानी होगे, आपके अंदर शिक्षा की पूर्ति होगी, आप पढ़े लिखे होगे, तभी आपको लगेगा स्वर्ग तक आप उड़ान के जो पंख होते हैं उनका आधार ही क्या है? ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 7 है, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्व मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। यह किसने कहा है? तो यह हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा है। ठीक है, और महात्मा गांधी का भी बहुत सारे डीएलएड में बहुत सारे ऐसे कथन हैं जो पूछे जाते हैं। तो डीएलएड में जो आपने देखा होगा कि पिछले यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने उठाकर देखा होगा तो इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं बहुविकल्पी प्रश्न में। तो ये सब एकदम रट्टा मार लीजिए, क्योंकि आप टेट तक भी आपका ये काम आएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा की व्यक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? तो आत्म अभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास यानी सर्व विकास करना, यानी कि बच्चों के अंदर सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, ठीक है, सभी प्रकार का विकास करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का संकुचित अर्थ होता है। अब देखिए नेक्स्ट है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? तो देखिए, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, इनके बारे में एक प्रश्न जरूर आपके पेपर से पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र, सभी दशा, परिस्थिति अथवा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो आप अपने घर से सीखते हैं। जब क्या होता है, आप जन्म लेते हैं तो सबसे पहले आप शिक्षा किससे प्राप्त करते हैं? अपनी माता से। ठीक है, अपनी माता से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो भी आप अपने माँ से, अपने घर पापा से, अपने परिवार में जो भी सीखते हैं या अपने आसपास के वातावरण से जो भी सीखते हैं वो भी एक प्रकार की शिक्षा ही है। ठीक है, आप दुनिया में कुछ भी, कहीं से भी, किसी से भी जो भी छोटी छोटी बातें जो भी सीखते हैं वो भी एक सीखना है, वो भी एक शिक्षा ही है। तो यहाँ पे कहा गया है बिना किसी प्रयास के, यानी आप बिना किसी प्रयास के बहुत सी चीज़ें अब घर पे आप देखते हैं। जब आप छोटे होते हैं तो जैसे घर पे जो भी घर के लोग जैसा करते हैं, आपकी मम्मा जैसा करती हैं, आपके पापा जैसा करते हैं, आपके भाई बहन जैसा करते हैं, वही आप देख देख कर सीखते हो ना। तो यानी बिना प्रयास के, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा नहीं कि आप अपनी मम्मी से बात करने के लिए पहले आपको ड्रेस पहननी पड़ेगी, टाई लगाना पड़ेगा और शूज़ पहनने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, घर पे तो आप कैसे भी रह सकते हो। ठीक है, कोई इसमें व्यवस्था, आपको कोई व्यवस्थित जगह नहीं होनी चाहिए, आप मेंटेन हो तभी आप मम्मा से बात कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। ये तो स्कूल जाने पे होता है। ठीक है, आकस्मिक, सर्वत्र, यानी किसी भी तरीके की आप या सभी दशा या परिस्थिति, अवस्था एवं सभी व्यक्तियों द्वारा जो दी जाती है, यानी दुनिया में आप बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जिन जिन लोगों से जो भी चीज़ें सीखते हो वो हमारी कौन सी शिक्षा कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, जिसके लिए ना कोई नियम होता है, ना कोई टाइमिंग होती है, ठीक है, ना ही कोई व्यवस्था होती है। कहीं से भी, कैसे भी, जो भी आप सीखते हो, चाहे वो सही सीखते हो चाहे वो गलत सीखते हो, जो भी आप सीखते हो वो क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक है? देखिए, घटक बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो औपचारिक शिक्षा हो, चाहे अनौपचारिक शिक्षा हो, चाहे वो दूरस्थ शिक्षा हो। ठीक है, तो मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम और पात्राचार शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है? जैसे कि क्या होता है, आप कॉलेज वगैरह में एडमिशन ले लेते हो और कुछ ऐसे हमारे अभी भी जो प्रशिक्षु भी हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है, कुछ प्रशिक्षु ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, एडमिशन लेने के बाद भी वो कुछ जॉब कर रहे हैं या कहीं दूर हैं, उनका कॉलेज दूर होता है, तो वो घर पे बैठ के ऑनलाइन के माध्यम से अपनी शिक्षा को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो आप दूर बैठकर अब किसी तरीके से शिक्षा मतलब पढ़ाई जो करते हो उसे हम क्या कहते हैं? दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पात्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है? तो पात्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षा प्रणाली है जो डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है।
नेक्स्ट है वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो वैदिक कालीन शिक्षा किस पर आधारित होगी, वेदों पर आधारित होगी। तो वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा को हम क्या कहते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है वेद 4 प्रकार के होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएलएड का। वेद बहुत पूछे जाते हैं, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, अति लघु में भी पूछा जा चुका है और आपके बहुविकल्प में भी पूछा जा चुका है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेदों के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल बताई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट है साविद्या या विमुक्ति का अर्थ है। तो ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थन बना सके, इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन और संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थन बना सके। ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है। तो ये शिक्षा जो है ये क्या होता था, ये गुरु के घर या कुल में प्राप्त होती थी, यानी गुरु के घर जाना पड़ता था, यानी जो गुरुकुल वगैरह नहीं होते थे तो गुरुकुल वगैरह में यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। इस कारण इसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कहते हैं। यानी गुरु जहाँ पर रहते थे वहाँ पर जाकर उस विद्यार्थी को ले जाया जाता था, वहाँ पे शिक्षा प्राप्त की जाती थी, वहाँ पे बच्चा शिक्षा प्राप्त करता था, यानी शिक्षा गुरु के घर में, उस गुरु के घर को गुरुकुल कहा जाता था। इसी को ही हम प्राचीन शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे। तो प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को हम स्नातक कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे। 2 वेद के ज्ञाता को हम वसु कहते थे। फिर पूछा है 3 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे। 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे और 4 वेदों के ज्ञाता को हम आदित्य कहते थे। तो जितने भी वेद हैं आपके 4 वेद थे, चारों वेदों को यहाँ पर बता दिया गया कि फर्स्ट को क्या कहते हैं, सेकंड को क्या कहते थे, थर्ड को क्या कहते थे और फोर्थ को क्या कहते थे। तो देखिए सीरियल वाइज है तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था तब कौन सा संस्कार किया जाता था। तो आपको पता है जो वैदिक कालीन शिक्षा में कौन सा संस्कार होता था, चूड़ा कर्म संस्कार होता था। देखिए जितने भी आपके काल हैं, चाहे वैदिक काल हो, चाहे बौद्धिक काल हो, चाहे मुस्लिम युगीन शिक्षा हो, सभी में कौन कौन से संस्कार होते थे एकदम रट लीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है। ठीक है। नेक्स्ट है गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार किया जाता था। तो गुरुकुल में जब गुरु के समीप बच्चों को ले जाया जाता था, यानी गुरुकुल में जब बच्चों को ले जाया जाता था तो उपनयन संस्कार किया जाता था। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि उपनयन संस्कार कैसे होता था या चूड़ाकर्म संस्कार कैसे होता था। तो सभी के बारे में मैंने वीडियो में बताया है, आप वहाँ पर जाके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उपनयन का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है गुरु के पास ले जाना या गुरु के समीप ले जाना। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता है। तो विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर हो रहा है ना, तो समापवर्तन संस्कार होता है। ठीक है। डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्धिक शिक्षा के विषय में क्या कहा है। तो डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्धिक शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था, यानी कि उनका एक बदलता हुआ रूप था। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी। तो उनकी जो शिक्षण विधि थी वो मौखिक थी, यानी लिखित नहीं थी। जो बौद्धकालीन शिक्षा की जो शिक्षा थी वो क्या करते थे, वो मौखिक रूप से थी, यानी बोलकर बच्चों को सिखाया जाता था, लिखित रूप में नहीं थी। ठीक है। इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था। तो इस्लाम धर्म में शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्व था। यहाँ पर क्या किया जाता था, ये जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब कहा करते थे कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि क्या होता था, लोग दान में सोना दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं, बहुत अमीर बनते थे, इससे अच्छा है कि शिक्षा बच्चों को दो तो वो आपके बच्चों के काम आएगी। बल्कि आप भले ही दान में एक बार सोना ना दो, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दो, बच्चों को पढ़ाओ जरूर। ठीक है। तो यहाँ पर मोहम्मद साहब के उनके किए हुए, उनके बताए हुए मार्ग पर लोग चलते थे। ठीक है। नेक्स्ट है हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है।
नेक्स्ट है मकतब में प्रवेश की आयु क्या होती है। तो देखिए बच्चे जो मुस्लिम बच्चे होते हैं पहले मकतब में पढ़ते हैं, उसके बाद मदरसा में जाते हैं। तो मदरसा में क्या होता है, मदरसा में क्या सिखाते हैं, भाषण वगैरह सिखाते हैं, ठीक है, देखा होगा आपने, भाषण वगैरह देते हैं। तो मकतब की प्रवेश की आयु 4 से 5 वर्ष होती थी। 4 साल अगर आप सही से अगर बताया जाए तो सही मायने में है 4 साल 4 महीने और 4 दिन की होती थी। एकदम रट लीजिए, 4 साल 4 महीने और 4 दिन की होती थी। जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता था तब उसे मकतब में प्रवेश दिलाया जाता था। और कहाँ से उसका प्रवेश शुरू होता था, बिस्मिल्लाह संस्कार से, ठीक है। सबसे पहले बच्चों को बिस्मिल्लाह सिखाया जाता था, तब आगे की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था। तो देखिए अभी यहाँ पे बताया भी है, देखिए बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। अगर आपसे कहता है मकतब में प्रवेश की क्या आयु होती थी, तो आपका उत्तर यही सही रहेगा। 4 से 5 वर्ष न रहकर आप ये वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 साल 4 महीने 4 दिन का जब बच्चा होता था तब उसे मकतब में प्रवेश किया जाता था। और प्रवेश करने पर कौन सा संस्कार होता था, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। क्योंकि बच्चा छोटा होता था तो बोल नहीं पाता था, तो बिस्मिल्लाह संस्कार, उसको बिस्मिल्लाह पहले सिखाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। तो हमारे अरस्तु जी ने कहा था कि अरस्तु शिक्षा शास्त्री जो थे उन्होंने कहा था कि शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका डीएलएड और टेट में भी बहुत, टेट का तो फेवरेट ही क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी ये हमारे एडम्स जी ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के क्या 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं। तो जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के अध्यापक व छात्र 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा के लिए अध्यापक और छात्र इन्हीं दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। इन्होंने केवल 2 आधारभूत बताए हैं। नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संस्कार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो ये हर्बर्ट और स्पेंसर का कहना है, यानी हर्बर्ट जी और स्पेंसर जी का कहना है कि शिक्षा जो है वो हमारे अंदर के जीवन, हमारी और बाहर के संसार के बीच के समन्वय स्थापित करने की एक प्रक्रिया है, उनको मिलाने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है यह कथन किसका है शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे कि वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। तो ये भी अरस्तु जी का कहना है। नेक्स्ट है यह कथन किसका है शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास करना। महात्मा गांधी जी का कहना था, ठीक है। नेक्स्ट है यह कथन किसका है शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वगीण एवं प्रगतिशील विकास करती है। ये हमारे पेस्ट्रोलॉजी जी ने कहा था। नेक्स्ट है किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग बताए हैं। देखिए अभी आपने 2 अंग पढ़े थे, ठीक है। अब कहा है किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग बताए हैं, जॉन डीवी। एकदम रट लो, इसको बहुत पूछा जाता है। और उन्होंने क्या बताया था कि शिक्षक जरूरी होता है और बालक जरूरी होता है और पाठ्यक्रम जरूरी होता है, इन्होंने ये बताया, ठीक है। 3 चीजें इन्होंने बताई थी, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम, ठीक है। तो किसने बताया था, जॉन डूई ने 3 क्या बोलते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बताए हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक विचारधारा एवं प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं। तो ये जो थे ये बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं। जो मनोवैज्ञानिक विचारधारा और जो प्रकृतिवाद यानी नेचुरल, ठीक है, जो दार्शनिक थे, ये शिक्षा में बालक को इम्पोर्टेंट माना। अब क्या होता है, अब जब भी आपने देखा होगा कि जब भी आप जाते हैं ट्रायल पर, जब भी आप टीचर बनने के लिए किसी भी कॉलेज में आप जाते हैं, तो जब ट्रायल पे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, अब बच्चे डिसाइड करते हैं। पहले क्या होता था, पहले टीचर डिसाइड करते थे कि हमें किस बच्चे को अपने क्लास में रखना है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, अब बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमें टीचर ने कैसे पढ़ाया। आप ट्रायल पर जाते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि हमें टीचर ने कैसे पढ़ाया